यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र पढ़ रहे थे अपन, और नेत्र रोग पढ़ रहे हैं। उसमें नोट्स वक्त से अपन ने ये वाला पोर्शन पढ़ा था और 2 क्लासेज इसकी हो गई हैं। आज इसकी 3rd क्लास। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। नेत्र रोगों का जो वर्गीकरण है, सुश्रुत योग रत्नाकर 76, भावप्रकाश माधव 78, वाग्भट शारंग 94, चरक 4 या 96। दोषानुसार सुश्रुत के जो नेत्र रोग है उनका वर्गीकरण अधिष्ठान अनुसार, साध्यता असाध्यता, चिकित्सा के अनुसार अपन ने पढ़ा। लेकिन भले ही सुश्रुत से पढ़ते हैं सब लोग आयुर्वेद में नेत्र रोगों को और शाला के संबंध वर्णन को, लेकिन सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि शाला के तंत्र के अधिपति विदेराज निम्मी। ठीक। अब सुश्रुत ने जो 76 नेत्र रोग है इनका वर्गीकरण दोषानुसार किया। वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सर्वज या सन्निपातज 25 और बाह्य रोग 2। फिर अधिष्ठान अनुसार अपन ने पढ़ा 9 संधिगत, 21 वर्तमगत, 11 शुक्लगत, 4 कृष्णगत, 12 दृष्टिगत और 17 सर्वगत और 2 बाह्य। साध्यता असाध्यता के अनुसार साध्य 52, याप्य 7, असाध्य 17। याप्य 7 में 6 तिमिर और 7वां पक्ष को, असाध्य वातिक 4, पैतिक 2, कफज 1, सन्निपातज 4 और रक्तज 4। ठीक। अब जो दोषानुसार वर्गीकरण था उसी के अंदर अपन ने साध्यता असाध्यता, याप्य और असाध्य इस तरह से फर्दर क्लासिफाई किया ताकि 2 क्लासिफिकेशन एक साथ याद हो सके। इसलिए वाति का फॉर्मूला बनाया अपन ने कि 10 को तोड़ना है 5 + 1 + 4 में। 5 साध्य, 1 याप्य, 4 असाध्य। पित्तज का 6 + 2 + 2, 6 साध्य, 2 याप्य, 2 असाध्य। कफज का 11 + 1 + 1, और इस 1 + 1 से याद आया कि सारे ही स्राव असाध्य होते हैं। 4 प्रकार के स्राव होते हैं, संधिगत रोगों में आते हैं, और वो होते हैं पित्तज, कफज, रक्तज और सनिपातज। अब जो याप्य है उसमें एक ओनली काच है। रक्तज रोगों की बात करें, फॉर्मूला 11 + 1 + 4 = 16। एक याप्य पक्का काच होगा रक्तज। 4 असाध्य में रक्त स्राव, अजका जातम, शोणिताशो, वर्णान्वितम, शूकम, ऐसे याद किया था। उसके बाद में अपन आए थे सन्निपातज पे, और सन्निपातज पे अपन ने बोला था कि पीजी वाले तो अगर साध्य वालों को नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि 19 + 2 + 4, जिसमें से एक तो सन्निपातज काच याप्य, एक पक्ष मुकोप याप्य। पुयस्राव, नकुलांद्यो, अक्षिपाकात्य, वल्जी, अक्षिपाकात्य, पुयस्राव। पुयस्राव सन्निपातिक स्राव होता है। नकुलांद्य, अक्षिपाकात्य, अलजी, ये 4 असाध्य थे। बाकी सभी सन्निपातिक रोग जो थे, जो यहाँ लिखे हैं अधिष्ठान के अनुसार फर्दर क्लासिफाइड कर रखे हैं, वो साध्य थे। फिर अपन ने छेदन, लेखन, भेदन, वेदन और अशस्त्रकृत इस तरह से पढ़ा था। एक्चुअल में ये टोटल 52 साध्य रोगों का वर्गीकरण है। ये वाला 11 + 9 + 5 + 15 + 12, इनमें 11 छेद थे। उसमें 5 अर्म थे, 2 सिरा थी, अर्शवर्तम, शुष्काश, अर्बुद और परवड़ी। लेख सारे के सारे वर्तमगत थे, और उसका भी सीक्वेंस है, जब वर्तमगत पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैद्य में काबुल वाली ट्रिक थी। वैद्य 15 थे, जिसमें से 14 सर्वगत थे और 15वां पुयालस था, जो भी पढ़ेंगे अपन संधिगत। ऐसा संगत 12 थे। मैंने कहा था जिस रोग में दोष पक्वावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, या तो पाच्यमान अवस्था में होते हैं या पाच्यमान अवस्था में ही रुक जाते हैं, उनको अशस्त्रकृत माना था। इन 52 साध्य के अलावा 7 याप्य और 17 असाध्य मिलके 76 नेत्र रोग बनते। फिर अपन ने दृष्टि के बारे में बेसिक्स पढ़े थे, और मैंने आपको एक फोटो बताई थी। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर नॉमेनक्लेचर पे जाएं तो ये कनिनक संधि है, जिसको इनर कैंथस कहते हैं, और ये अपांग है जो आउटर कैंथस। ये जो टाइगर कलर का आपको कलर दिख रहा है ब्लैकिश, ये कॉर्नियल पार्ट है, और इसके अंदर जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ये प्यूपिल है। कॉर्निया को कृष्ण मंडल कहते हैं, प्यूपिल को दृष्टि कहते हैं।
ये जो यहाँ पर आईलैशेज आपको दिख रही है, इन्हें आयुर्वेद में पक्ष्म कहते हैं। ये जो पक्ष्म आई के जिस एरिया से उत्पन्न होते हैं, उस जगह को, उस मार्जिन को आईलिड कहते हैं, जिसको आयुर्वेद के अंदर वर्त्म कहा जाता है। जो सफेद वाला भाग है वो स्क्लेरा है, जिसको श्वेत मंडल कहते हैं। अब इसी तरह से अपन जब अधिष्ठान अनुसार पढ़ते हैं तो कृष्णगत, दृष्टिगत, वर्तमगत ऐसे रूप पढ़ते हैं। फिर सर्वगत में सारी जगहों के। यहाँ एक जो पहला इसका अधिष्ठान के अनुसार क्लासिफिकेशन है वो है संधिगत। अब संधि से तात्पर्य ये है कि अपन ने पढ़ा था आयुर्वेद के अंदर जो संधि, वर्त्म और पटल, इनके बारे में सुश्रुत ने वर्णन दिया है स्टार्टिंग में। और यहाँ पर एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि नेत्र गोलक के आयाम का 1/3 दैट मीन्स 33.33% कृष्ण मंडल होता है, और कृष्ण मंडल का 1/7 और 1/9 दृष्टि होता है। मतलब टोटल आईबॉल का कॉर्निया जो है 1/3 पार्ट कवर करता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और कॉर्निया का 1/7 जो है वो प्यूपिल या दृष्टि होता है। यहां से अपन ने निरुक्ति पढ़ी थी नेत्र के बारे में, जो शारीरिक स्थान में नेत्रगत, शिरा, संधि, पेशी, धमनी, मर्म ये सब थे, और दोनों नेत्र के बीच का स्थान सुश्रुत ने, तो चरक ने विमान में बोला वो था। शाला के तंत्र की निरुक्ति थी कि जो शलाका से काम करता है, या जिस तंत्र में शलाका से काम किया जाता है वो शाला के तंत्र। फिर परिभाषा अपन ने सुश्रुत शारीरिक स्थान 1 और सुश्रुत सूत्र स्थान 1 पहला चैप्टर जो है वेदोत्पत्ति अध्याय, उसमें अष्टांग आयुर्वेद की सुश्रुत ने परिभाषाएं दी थी, वहां से ये परिभाषा थी। और इस शाला के तंत्र को आचार्य वाग्भट ने ऊर्ध्वांग कहा है। अष्टांग आयुर्वेद में शल्य दृष्टा जरा वर्षान ऐसी लाइन आती है ना, काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान। और सुश्रुत की परिभाषा में लिखा है शालक के नाम ऊरु जत्रुगता नाम स्वर्ण नयन वदन घ्राण आदि संशिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। क्लियर है? आगे लिखता है विदेराज निम्मी को शाला के तंत्र का अधिपति कहा जाता है, किंतु वर्तमान में शाला के तंत्र का विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। अब निम्मी वाली किताब नहीं मिली, नष्ट हो गई होगी। लेकिन सुश्रुत ने कह दिया कि अधिपति वो है, तो प्रश्न आ सकता है एग्जाम। फिर नेत्र की रचना से संबंधित ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। नेत्र गोलक के बारे में अपने पढ़ा कि इसका जो बाहुल्य है वो 2 अंगुल और इसका आयाम और विस्तार 2.5 अंगुल होता है। आकृति सुवृत गोस्नाकार ऐसा पढ़ा था। और सर्वभूत गुणोद्भव मतलब 5 महाभूतों से उत्पन्न है ये, ऐसा पढ़ा था। फिर 5 महाभूत, इसकी नेत्र गोलक की 5 भौतिकता लिखिए, ऐसा यूजी में भी आता है और पीजी में मिलान में आ सकता है, या पीजी में पूछ लेते हैं कि नेत्र गोलक में जो अश्रु से संबंधित भाग है वो किस महाभूत की प्रधानता से युक्त है। तो आकाश कैसे, पलम भुओ, पल मतलब मास, पृथ्वी से इसका मासल भाग बनता है। अग्नि तो रक्तात, अग्नि से रक्त भाग, वातात कृष्णम, वात से इसका कृष्ण भाग, जल शुक्लम, जल महाभूत की प्रधानता से युक्त इसका शुक्ल भाग, और आकाश अश्रु, जो अश्रु ग्रंथियां हैं जहाँ स्पेस है खाली, तो जहाँ खालीपन होता है वहाँ आकाश होता है। चलिए ये रही वो लाइनें। नेत्र आयाम त्रिभागम तू कृष्ण मंडलम उच्चत, टोटल आई बोल का 1/3 कौन होता है, कॉर्निया, कृष्ण मंडल। और कृष्णात सप्तम इच्छन्ति दृष्टि, और इस कॉर्नियल पार्ट का भी 1/7 है कौन, प्यूपिल, दृष्टि। 1/7 ऑप्शन नहीं हो अगर तो फिर 1/9 जाएगा, वो भी सुश्रुत ने लिखा है पर शारीरिक स्थान वो सूत्र स्थान में लिखा। ये टुकड़ा आता है एग्जाम में, सर्वभूत गुणोद्भव किसके लिए बोला, तो नेत्र गोलक, नयन बुद्धि। फिर अपने पढ़ा था 5 मंडल, 6 संधि और 6 पटल। संधियां सारी मैंने आपको समझाई थी। पटल की जहां बात करें तो नेत्र गोलक के अंदर तो 4 थे, लेकिन बाहर 2 वर्त्म पटल थे, और इन पटलों कोई नाम नहीं था, खाली इनका अधिष्ठान लिखा हुआ था जो नेत्र गोलक के अंदर है। पहला तेजो जल आश्रितम, फिर उसके बाद पिशित आश्रितम मतलब मांस आश्रित, तृतीय मेद आश्रित, और चौथा अस्थि आश्रित। तो लास्ट में लिखा पंचमान समम दृष्टि तेषाम बाहुल्यम मिश्यते,
और दृष्टि का 1/5 बाहुल्य होता है इन पटलों का, चारों का। फिर नेत्र गोलक के बंधन अपन ने सिक्किम वाली ट्रिक से याद किए थे, सिरा, कंडरा, कालकास्थी और मेद। नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति में अपने दो चीजें ध्यान दी थी, एक तो सिरा अनुसारी होते हैं दोष इसमें, और दूसरे लाइन आती है जायन्ते ... रोगा परम दारुणा, नेत्र भागलिशु रोगा परम दारुणा, क्योंकि नेत्र के जो रोग होते हैं बड़े पेन देने वाले होते हैं, बड़े वेदना युक्त होते हैं। फिर नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण या पूर्व रूप कह दीजिए, इसके अंदर वर्तम कोशेषु सुपूर्णाभ ऐसा लिखा हुआ है। अब नेत्र रोगों की स्टार्टिंग क्या होगा, आंखों में जलन होगी, इचिंग होगी, है ना, नेत्र का जो मल है वो ज्यादा बनेगा, अश्रुस्राव होगा। तीनों दोषों की वजह से तीन तरह की चीजें हो सकती है, गुरु, ओष, तोद, तो वात पित्त कफ आगे। एक आगे लिखा है अव्यक्त लक्षण, और चरक संहिता में दो व्याधियों के पूर्व रूप अव्यक्त बताए गए थे, एक वात व्याधि के जहां पर तेषाम शब्द आता है, और एक शतसेन के जहां पर आता है तस्। फिर सुश्रुत का हम सब पे उपकार रहा श्लोक, संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्जन, जो किसी भी पैथी में किसी भी रोग की पहली चिकित्सा है कि जो कॉज है उसको उसका सेवन बंद होना चाहिए। ये दोषानुसार वर्गीकरण का श्लोक है, वैसे ही डाल दिया मैंने, अगर आप लोगों में इसको इंटरेस्टेड है तो। फिर ये जो दोषानुसार थे उनको वापस बड़े फॉन्ट में और वैसे अलग तरीके से लिखा, ताकि आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो यहाँ श्लोक भी अवेलेबल है, और आपको एक रिवीजन की वजह से वापस सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। और नेत्र रोगों की ब्यूटी है कि अगर आप 3-4 बार ठीक से पढ़ के और रिकॉल कर ले फिर नहीं भूलते। बाह्य दो जो है वो असाध्य होते हैं, सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश। सनिमित्त जो अनिमित्त लिंगनाश है, द्वय असाध्य तू बाहु, ये दोनों असाध्य बाह्य रोग। फिर उसके बाद में अधिष्ठान भेद से जो रोग लिखे हुए हैं उनको भी फिर से लिखा कि भाई वहां पर तो केवल संख्या थी, तो यहाँ शुक्लगत 11 के नाम लिखे हुए हैं, कृष्णगत 4 है, दृष्टिगत 12 है, सर्वगत 17 है, बाह्य 2 है। अब इन डिजीज के नाम आप यहाँ नहीं रटेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर है, इनमें से एक एक को याद करेंगे। सॉरी, ये वो कोटेशन ये वो आपका पैटर्न एग्जाम में पेपर अटेंड करने का। रोग का नाम, अधिष्ठान, दोष प्रधानता, निदान लक्षण का श्लोक, साध्यता असाध्यता, कौन सी चिकित्सा से साध्य है, शल्य कर्म से साध्य है, तो अगर शल्य कर्म से साध्य नहीं है तो फिर अशस्त्र कर साध्य लिख के आपको इसकी चिकित्सा के योग लिखने पड़ेंगे यहाँ। और कोई विशेष बात हो तो वो विशेष मॉडर्न कोरिलेशन जो आप इससे करते हैं वो लिख सकते हैं। यहां से आज का लेक्चर शुरू होता है। एक्चुअल में ये जो था ये एक शॉर्ट रिकैप था फास्ट वाला, ताकि अगर किसी ने पिछले वाली क्लास का किसी कारणवश ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो जरूर से उसको पढ़ ले। अब संधिगत 9 रोग है, अधिष्ठान के अनुसार चालू हो चुका है चैप्टर, और संधिगत 9 रोगों में पहला है पुयालस। पुयालस उपना स्रावा पर्वणिका अलजी कृमि ग्रंथिश्च विज्ञेया रोगा संधिगता नव। शाला के तंत्र के यूजी के जो शिक्षक होते हैं वो ये मोटे मोटे कोटेशन तो बच्चों से पक्का याद करवाते हैं, और करना भी चाहिए जिनको याद रहता है। लेकिन जिनको नहीं याद रहता श्लोक उनको घबराने की जरूरत नहीं है। संधिगत 9 रोग हैं, उनमें से एक पुयालस, दूसरा उपना, 4 हो गए स्राव। कौन कौन से? पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपाती कौन सा होता है? पुयस्राव। फिर पर्वणिका 5, अलजी 6, कृमि ग्रंथि क्या मिस कर गया क्या? पुयालस 1, उपना 2, 4 प्रकार का स्राव, ये 6 और पर्वणिका 7, अलजी 8 और कृमि ग्रंथि 9, तो संधिगता रोगा नवा। क्लियर? नंबर 1 पुयालस, और इसी पैटर्न से पढ़ेंगे जिस पैटर्न से आपको एग्जाम में लिखना। रोग का नाम पुयालस, अधिष्ठान संधिगत रोग, संधिगत पढ़ रहे, दोष प्रधानता त्रिदोष, ये नई बात है और ये नई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो दोषानुसार पढ़ चुके हैं ना। वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, उनमें कहीं भी पुयालस नहीं था।
फिर सन्निपात जो है वो अपने याद नहीं करे थे पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब पुयालस उसी में से। हाँ, पुयालस अपन ने एक जगह जरूर पढ़ा था, वेदन साध्य 15 रोगों में 14 जो थे वो सर्वगत थे और 15वां पुयालस था। तो यहां पर आ जाएगा कि पुयालस एक साध्य, और साध्य में भी कैसा साध्य, वेदन साध्य रोग। अब इसका निदान लक्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट कोटेशन बहुत ध्यान दीजिएगा। पक्व सोफ संधिज, सेप्टिक है, इन्फेक्शियस, कोई ना कोई यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, उसने इन्फेक्शन करा है और इन्फेक्शियस डिजीज है ये। तो पक्व शोफ संधिज, संधियों पर होने वाला ऐसा शोफ जिसमें पाक हो और क्या हो, स्राव हो और गाढ़ा पस निकलता, जिसका नाम ही पुयालस, उसमें पुए तो होगा, तो पुयालस का कंफर्मेशन हो गया कि ये कोई ना कोई इन्फेक्शन वाली डिजीज है जो नेत्र संधियों पे होती है। अब पुयालस, संधिगत, त्रिदोषज, साध्य, वेदन साध्य, वो भी। अब सिर्फ एक ही चीज है, अब जनरली बच्चे क्या करते हैं कि पूरा कोटेशन याद करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो इतना सा पक को सोप समझ में आ गया पुयालस। यूजी के हिसाब सोचें तो बाकी तो लिखना ही है ना, ये सांद्र, पूती, ये सब किसके गुण है, पस के, तो नाम ही पुयालस। और श्लोक में अगर जाएं आप तो श्लोक वैसे है बहुत आसान सा, पक्व सोप संधिज संस्रविद सांद्रम पुयम पूति पुयालस चिकित्सा। हालांकि चिकित्सा का संदिग्ध रोगों का अलग से पूरा चैप्टर आएगा, अपन उसमें उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो बेसिक बेसिक मेन ट्रीटमेंट है वो याद किया जा सकता है। जैसे रक्त मोक्षण और नेत्र पाक नाशक चिकित्सा, इसकी चिकित्सा में आचार्य शिष्य ने बताई है। इसमें विशेष बात यह है कि आचार्य लिखते हैं कि जो पुयालस है उसमें पस किस साइड से गिरती है, कनिनक संधि। अब कनिनक मतलब इनर कैनवस, और ये कॉमन सेंस है कि ये वाला पोर्शन ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो पस ऊपर तो कैसे जाएगी, ग्रेविटेशन से किधर आएगी, नीचे। आंसू भी तो ऊपर थोड़ी चढ़ते हैं, आंसू यहाँ से नीचे तो आते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर पूछ ले कि पुयालस या श्लोक की फॉर्म में कोई कनिनक संधि से स्राव हो रहा है, ऐसा कोई टुकड़ा आ जाए, तो वो क्या है, पुयालस। चलिए, पुयालस कंप्लीट हुआ। दूसरा उपना, रोग का नाम है उपना, और अधिष्ठान है संधि, वही पढ़ रहे हैं संधिगत। दोष प्रधानता कफ। अब मैं बात पे ध्यान देना, उपना जो है इसमें पाक नहीं होगा, मतलब पस नहीं पड़ी, ये सेप्टिक नहीं हो रहा। फिर ये क्या है, तो ये किसी ग्लैंड का सिक्रेशन है जो उस ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी से हो सकता है, या उसकी जो ओपनिंग है उसके रुकने से हो सकता है। जैसे सेबेसियस ग्लैंड जो है उसके सिक्रेशन होते हैं कई बार, तो अगर वो ब्लॉक हो जाए उसके पोर्स, तो क्या होता है, वहां पर ऐसे गांठ सी बन जाती है। लेकिन ये सेप्टिक वाली बात नहीं कर रहा हूं। ग्रंथिर न अल्पो दृष्टि संधिव अपाक, ये इंपॉर्टेंट बात। उपना पकना मतलब पकना, तो उपना का ये गुण है कि उसमें पाक नहीं होता, दृष्टि संधि के आसपास होती है, और ग्रंथिर न अल्पो, मैं तुमसे कहूं कि वो कोई छोटा आदमी नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी। तो ये कह रहा है कि कोई छोटी ग्रंथि नहीं बनती उसमें, मतलब बहुत बड़ी ग्रंथि इसमें बनती। तो ग्रंथिर न अल्पो दृष्टि संधव अपाको कंडू प्रायो, ईचिंग होती है, नीरुजस्तु उपना, और पेन भी नहीं होता। पस नहीं पड़ेगी, पाक नहीं हुआ तो पेन भी नहीं होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो उपना के ना से 3 चीजें निकल के आती है। क्या आता है, न अल्प, न पाक, न रुजा, ओनली कंडू है जिसमें। और ये सब एक ही दोष कर सकता है, वो है कफ। कफज व्याधियों में
आपको पता है वेदनाएं कम होती है, वातज में ज्यादा होती। और कंडू का रिलीवेंस किस दोष, कफ से। बहुत बड़ी ग्रंथि कफ की वजह से, पाक नहीं हो रहा कफ की वजह से, पेन नहीं है कफ की वजह से। तो उपना के ना से 3 हो जाएगा, मतलब ना वाला कौन सा है, उपना। समझ पा रहे हैं बात को। तो रोग उपना, अधिष्ठान निश्चित रूप से संदिग्ध, दोष प्रधानता कफ, और कफ है तो 3 चीजों में ना होगी, क्या, न अल्पम, न रुजा और न पाक। ठीक, साध्यता असाध्यता, जो अपनी काबुल वाली ट्रिक थी, भेदिन साध्य 5 रोग, उसमें यू का मतलब उपना है। तो उपना भेदिन साध्य रोग है, संदिग्ध है, कफज है, और इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। अब मोटी मोटी बात क्या निकल के आई सामने से, कि ये नॉन इन्फेक्शियस। पुयालस और उपना को हमेशा साथ में पढ़ना। पुयालस में पस दिखेगी, इन्फेक्शन दिखेगा, लेकिन उपना में पेन नहीं है, पस नहीं है, नीरुजु तो लिखा, और पाक नहीं। ठीक। चिकित्सा क्या लिखता है, वाग्भट के अनुसार लिखी हुई चिकित्सा। क्योंकि आप जब ये नोट्स पढ़ेंगे यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये चाहेंगे सारा एक ही जगह आ जाए। सुश्रुत ने ऐसा करा नहीं। सुश्रुत ने तो पहले तो सारे रोग के लक्षण और निदान बताए, फिर वापिस पुनः चैप्टर आता है नेत्र रोग प्रतिषेध या नेत्र रोग चिकित्सा, उसमें सबकी चिकित्सा बताई। वाग्भट के अनुसार पढ़ते हैं कि इसमें स्वेदन करवाना चाहिए। अब कफ है तो स्वेदन होगा, स्वेदन करके सॉफ्ट हो जाए तो ब्रीही मुख से भेदन, चीरा लगाओ। चीरा लगाने के बाद मंडलाक से लेखन, स्क्रैपिंग, ताकि उसके अंदर जो म्यूकोइड सब्सटेंस इकट्ठा हो रखा है उपना में वो बाहर निकल जाए। इसके बाद में प्रतिसारण कर रखा है पिपली, मधु, सेंध, पटोल पत्र और आम्ल की क्वाद का सेचन भी बताया। उपना ऑल्सो नॉन एज श्लेष्म उपना। अब तो यार दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो नाम में है। श्लेष्म उपना, इस ना से 3 लक्षण, श्लेष्म से कफ दोष, न अल्प, न रुजा, न पाक, कफज और पड़ संधिगत रहे। ठीक, चलिए अब आते हैं 4 प्रकार के स्राव। सबसे पहले पढ़ते हैं सन्निपातज वाला, पुय स्राव। अधिष्ठान तो बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, संधिगत ही पढ़ रहे हैं, 9 संधिगत पढ़ेंगे। दोष प्रधानता सन्निपात। अब तुमको पुय स्राव देखते याद रहना चाहिए, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था, जब वातिक स्राव होता नहीं है, पैतिक स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव, जल स्राव, ओ सॉरी ये सन्निपातिक स्राव या पुय स्राव। तो पुय स्राव सन्निपातिक होता है, ओके। स्राव चारों ही संधिगत में आते, ओके। लेकिन ये स्राव असाध्य में था, क्योंकि सन्निपातिक असाध्य क्या थे, अभी जो अपन ने स्टार्टिंग पढ़े 4 प्रकार के थे ना, उसमें से एक पुय स्राव था। अब इसका निदान और लक्ष्य, पाक संदव संसर्वेदश्च पुयम, पुय श्रावो न एक रूपश्च। अब शुरू में तो ये लाइन आपको पुयालस जैसी लग सकती है, लेकिन यहाँ एक शब्द लिख दिया पुय श्रावो न एक रूपश्च। इसमें जो पस निकल रही है उसका अपीयरेंस एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता, मल्टीपल पैटर्न को फॉलो करता है। मल्टीपल पैटर्न मतलब का कलर, स्मेल, ये मल्टीपल किस में होते हैं, हमेशा सन्निपातज। निश्चित रूप से असाध्य है, कोई शल्य कर्म नहीं, कोई चिकित्सा। इसकी विशेष बात जो है, इसकी संप्राप्ति कह दो, त्वचा और मांस इनके पाक से रक्त और पुय का स्राव होता है, पुय स्राव। और सारे स्राव असाध्य है, ये सन्निपातिक स्राव है जिसको पुय स्राव कहते हैं, और एक संधिगत रोग। सारे स्राव संधिगत, सारे स्राव असाध्य, 4 ही तो हैं। नेक्स्ट कफ स्राव, श्लेष्म स्राव संधिगत कफ, यानी श्वेत सांद्र पिच्छिल स्त्रवेदम श्लेष्म स्राव नीरुजस। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, श्वेत है, सांद्र है, पिच्छिल है, नीरुजस, तो पक्का चारों स्राव में से कौन सा होगा, कफज वाला, असाध्य, और कुछ है ही नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट रक्त स्राव, संधिगत रक्त दोष से,
रक्तस्राव में शोणितोत्थम स रक्तम उष्णम न अल्पम स्त्रवेत न अति सांद्र। रक्तस्राव स रक्तम शोणितोत्थम, इसमें रक्त 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 ही पड़ा है, ठीक। असत्य। नेक्स्ट पैतिक स्राव, चारों स्राव में अंतिम वाला, मैंने सीक्वेंस वही फॉलो किया जो सुश्रुत ने फॉलो किया। रोग का नाम पित्तस्राव, अधिष्ठान संधि, दोष प्रधानता पित्त जो है वही। निदान लक्षण पीत आभासम नील उष्णम जलाभम, इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जलाभम पित्तस्राव में स्त्रीत्व संधि मध्य, पानी के जैसा स्राव निकलता है जिसमें हल्का सा येलोनेस हो सकती है, ब्लू अपीयरेंस हो सकता है और उष्णता, लेकिन है कैसा? जलाभ। इसलिए वाग्भट ने इसको जलस्राव बोला, न कि पैतिक स्राव। तो ये याद करने जैसी बात कि वाग्भट के अनुसार कौन सा स्राव का भेद नहीं है नेत्र रोगों, ये कफस्राव, पैतिक स्राव, जलस्राव, पुयस्राव। आंसर जाएगा पैतिक स्राव, क्योंकि पैतिक स्राव नहीं मान के उसने क्या शब्द यूज किया? जलस्राव। और जलस्राव के लिए वाग्भट ने कुछ लिखा है, वायु क्रुद्धम शिरा प्राप्तम जलाभम जलवाहिनी अश्रु श्राव्यते वर्तम शुक्ल संदे कनिनका तेन नेत्रम सरुक अग्रशोभम स्याता जलस्राव। तो वात जो है उससे कुपित हुई शिरा है, तो यहाँ भी दो शिराओं में बताया इसने। और कौन सी संधि बताई? वर्तम शुक्ल और कनिनक संधि। और ये भी पैतिक असाध्य ही है, तो इसमें कुछ ज्यादा ज्ञान की बात है ही नहीं। चलिए, पुयालस उपना, 4 प्रकार के स्राव, ये हो गए 6, टोटल 9 रोग है संधिगत। 7वां है पर्वणिक संधिगत, दोष प्रधानता रक्त, साध्य में था ये रक्त, याद करोगे तो मैंने अलग से याद करने। और यहां से प्रश्न आता है, ताम्रा तन्वी दहा शूल उपपन्ना रक्तात गेया पर्वणी वृत्त शोभ। पर्वणी पतली होती है, पतली रिंग, यही तो है वृत्त शोभ, तो पतली रिंग जैसा सोफ नेत्र संधि। ताम्रा तन्वी दहा शूल उत्पन्ना, एपीजीटी में पूछा जा चुका है, पीजी में भी कई बार पूछा जा चुका। वृत्त शोफ तो पतला वृत्ताकार, और ताम्रा तन्वी से शुरू होने वाला कौन सा? पर्वणिक। साध्य है कौन सा? छेदन साध्य। जो अर्म थे, शिराजाल थे, अर्शोवर्तम था, वर्तमार्बुद था, उसके बाद सबसे लास्ट में देखना क्या लिखा है? पर्वणिक। चिकित्सा योग, इसका जो चिकित्सा योग है वो अपन किताब से पढ़ेंगे, यहाँ मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से लिख दिया है। जब आप एक बार इसमें अपन सुश्रुत में आ गए, सुश्रुत में भी पढ़ेंगे ये सारी चीजें, अभी तो मैं आपको इससे पढ़ा, तो सुश्रुत में ये लिखा है, सुश्रुत वाला इधर लिखा, लेकिन एक रिविजन हो जाएगा इसलिए। तो वहां सुश्रुत में जब पढ़ेंगे उसके बाद में आप ये पढ़ना, तब आपको और मजा आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पर्वणिका, मुदगोपमा भिन्ना रक्त स्रवती पर्व, इंपॉर्टेंट है। वाग्भट ने बोला है मूंग जैसी आकृति की होती है, कौन? पर्वणिक। नेक्स्ट अलजी। अब अलजी अपन ने तो क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं पढ़ा, मतलब याद नहीं किया। अगर अपन ने याद नहीं किया, किया है, सोचो अलजी कहीं पे पढ़ा क्या? अरे पढ़ा था ना, वातिक असाध्य, पुयस्राव, याद आया? अक्षिपाकात्यो अलजी। तो अलजी जो है वो संधिगत है, सन्निपातज है और असाध्य। जात संदव कृष्ण शुक्ल अलजी, यहां क्वेश्चन बन गया बेटा कि अलजी किस संधि का रोग है? कृष्ण और शुक्ल, तो कॉर्निया और स्क्लेरा, इन दोनों का जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं मॉडर्न में? मॉडर्न जो एनाटमी है वो क्या बोलती है? कृष्ण और शुक्ल संधि जो है, अरे बोलो ऑनलाइन वालों, ऐप वाले या यूट्यूब वाले जो भी, वो, और
क्या बोलते हैं, लिम्बस। तो अल्जी लिम्बस पार्ट में होने वाला संधिगत नेत्र रोग है। और जो 4 सन्निपातिक असाध्य थे उसमें से एक अल्जी, संधिगत रोग, सन्निपातज, और थोड़ा सा आगे देखोगे तो लिख दिया असाध्य विशेष। वाग्भट कहते हैं कनिनस्या अंतर अल्जी शोफो रक्तो तोद धावा। कनिनक संधि के पास में अल्जी रोग उत्पन्न होता है। सन्निपातज है, असाध्य है, कृष्ण शुक्ल संधि पे होता है, सुश्रुत कहते हैं। वाग्भट कनिनक संधि के पास में बताते हैं। The last one, but not the least one, the most important one, and it's कृमि ग्रंथि। तो संधिगत 9 रोगों में सबसे पहले पुयालस, देन उपना, फिर 4 प्रकार के जलस्राव, वो सॉरी 4 प्रकार के स्राव, तो गए 6, फिर 7वां पर्वणिका, 8वां अल्जी और 9वां कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि नाम से ही पता चल रहा है कृमि है, ग्रंथि है, कफज है, संधिगत होगा, कफज होगा, और काबुल वाली ट्रिक का के यही है। ये कृमि ग्रंथि मतलब भेदन साध्य, साध्य भी है, साध्य में पर्टिकुलरली कौन सा शस्त्रकरण, भेदन। संधिगत पता है, कफजी पता है, नाम कृमि ग्रंथि। अब सुनिएगा ध्यान से इसके निदान लक्षण। कृमि ग्रंथि वर्तुन पक्षमणश्च कंड, आईलिड और पक्ष मतलब आईलेसेस, इस एरिया में इचिंग, मतलब जो आईलेसेस के जो एंड है ना पार्ट, मतलब हेयर फॉलिकल्स, वही तो हुआ आईलिड और ये पक्षम और वर्तम वाला एरिया, वहां पर इचिंग और वहां पर कृमि उत्पत्ति। फिर क्या लिखता है, नाना रूपा वर्तम शुक्लस्य संधौ चरंतो अंतर्नयनम दुष्यंति। अब देखो अगर आईलिड वाला पोर्शन है ना, इसको अपन ऐसे समझें कि ये आईलिड वाला पोर्शन, इसके बाहर की तरफ तो है आईलेसेस, एक्चुअल में ये आईलेसेस है, मान लो कि नीचे वाला वर्त में, और इसके अंदर की तरफ का जो एरिया है, इसके अंदर की तरफ के एरिया में ये कोर्निया, और ये ऊपर वाला वर्तम हो गया। तो इसके दूसरी तरफ का जो एरिया है वो है शुक्ल में, शुक्ल वाला भाग। अब कृमि उत्पत्ति होती है तो जो कृमि है उनको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं, वो या तो इधर जाएंगे या तो जाएंगे इधर, और या जाएंगे इधर, और यही तो लिखा है, उस लिखा वर्तम प्लस क्या, या तो पक्ष, और क्या लिखा, या फिर वर्तम शुक्ल, या तो ये जोड़ा बनेगा या फिर ये जोड़ा बनेगा। मतलब इन दोनों संधियों में से किसी एक संधि पर कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, वहां पर कृमि चलते हुए दिखाई देते हैं, वहां इचिंग हो जाती है। तो लिखता है कृमि ग्रंथि वर्तमन पक्ष मनुष्य कंडू कर्यु कृम्य संधि जाता नाना रूपा वर्तम शुक्लस्य संधव चरंतो अंतर्नयनम दुष्यंति। नयन के अंदर चला गया, आईलिड जो है उसके अंदर गया, तभी तो वर्तम शुक्ल हुआ। तो पक्का कौन सा, वो कृमि ग्रंथि। काबुल का के है तो भेदन साध्य है। चिकित्सा योग स्वेदन भेदन त्रिफला आदि रस क्रिया का प्रयोग। भाव प्रकाश ने इसमें विशेष जो है स्पेशल स्टेटमेंट, भाव प्रकाश ने इसे जंतु ग्रंथि कहा। ठीक है, भाव प्रकाश ने इसको जंतु ग्रंथि कहा। इस तरह से 9 संधिगत रोग जो है वो कंप्लीट हुए। अब अपन पढ़ते हैं आगे, और वो है वर्तमगत रोग। वर्तमगत कुल कितने रोग होते हैं, 21। ठीक, वाग्भट ने वर्तमगत माने हैं 24। अभी तक अपन ने जितना कुछ भी पढ़ा है जो संधिगत तक, उसको एक बार जो बुक है उसमें से अपन नजर में से निकाल लेंगे, और उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो पढ़ाया है वो सुश्रुत का ही। तो
तो वर्तमगत पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन जब कल की क्लास, आज वाले वर्तमगत के बाद कल की क्लास शुरू करेंगे, तो कल वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सुश्रुत जो उत्तर तंत्र है उसके चैप्टर से, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और वह जल्दी जल्दी देख लेंगे। चलिए वर्तमगत जो 21 रोग है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्संगी, तो वर्तमगत का एक साथ में कोटेशन दिया हुआ होगा ना, नहीं दिया हुआ, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। कोई वर्तमगत 21 रोगों में पहला है उत्संगिनी, चैलेजियो, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ मेबोमियन ग्लैंड। उत्संगिनी आपने सुना नहीं क्योंकि ये सन्निपातिक साध्य। अधिष्ठान बताऊंगा नहीं क्योंकि निश्चित रूप से वर्तमगत पढ़ रहे हैं तो वही होगा। रोग का नाम उत्संगिनी है, दोष प्रधानता सन्निपात। उत्संग का क्या मतलब होता है? उत्संग शब्द कैसे बना? जो उत्संग शब्द है वो वास्तव में बनता है उत्सन्न शब्द से। इसका मतलब होता है ऊपर उठा हुआ। ऊपर उठा हुआ। अब आईलिड की ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें आईलिड ऊपर उठी हुई दिखे? उत्संगिनी। लक्षण देखो समझ आएगा। अभ्यंतरमुखी आ गया समझ में। बाह्य उत्सेद, अधोवर्तमश्च, नीचे वाली आईलिड में होने वाली वो बीमारी जिसमें जो यहाँ छोटी सी एब्सेस बनती है, उसकी ओपनिंग अंदर की तरफ होती है, फूली हुई बाहर की तरफ रहती है, तो बाहर से ऊपर उठी हुई है, इसलिए उत्संगिनी। इसलिए लिखा आभ्यंतरमुखी बाह्य उत्सेदो अधोवर्तमश्च विज्ञेय उत्संगनी नाम तद्रूप पीड़काचित। और मैंने आपको बोला था कि जो लेखन साध्य 9 रोग है उसमें सभी के सभी वर्तमगत रोग है, तो 1 से 4 तक तो कंटिन्यू है, तो साध्य होगा पक्का किससे? लेखन से। यहाँ चिकित्सा योग ऐड कर दिए। चिकित्सा योग लेखन भेदन आदि के बाद तगर, एला, सेंधव, मनशिला, मधु से प्रतिसारण, हरिद्रा, मधु, पटोल, लोद्र से परिचय। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी। यहाँ विदेराज निम्मी का कोई कोटेशन मिल जाता है और वो बोलते हैं कुकुटांड रस समस्राव, मतलब जो मुर्गी का अंडा होता है ना, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसके जैसा सिक्रेशन इसमें से निकलता है। तो ये क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट कुंभिका। कुंभिका भी अपन ने नहीं सुना, तो ये भी सन्निपातज। मैंने बोला था ना कि सन्निपात साध्य में बहुत सारे ज्यादातर वर्तमगत त्रिदोष साध्य है। ये वर्तमगत, सन्निपातज, निदान और लक्षण देखो। कुंभिक बीज प्रति पिड़का यास्तु वर्तम। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं जो एग्जाम में पूछा जा सके। ये पूछे आदमापयंती भिन्ना, कुंभिक बीज जैसी पिड़का है, बार बार भरती है, फूटती है, फिर भर जाती। अब भले ही यहां कुंभिका का अर्थ कुंभिक बीज से समानता के आधार पर हो, पर कुंभ शब्द का एक अर्थ होता है घड़ा, और घड़े में पानी भरते हैं, बार बार खत्म होता है, फिर भरते हैं। आपको याद रखना है, जैसे रखा ना उत्संगिनी जो ऊपर उठी हुई, वैसे कुंभिका मतलब घड़ा, मतलब बार बार भरने वाला, बार बार खाली होने वाला। तो ये तो लिखा है आदमाप्यंतीम भिन्ना। आदमाप्यंत का मतलब फूलती है, भिन्ना मतलब फिर फट जाती। कुंभिका साध्य है, लेखन साध्य में जाएगा। चिकित्सा लेखन सेंधव का प्रतिसारण, यष्टि मरु, धात्री, पटोल को आदि का परिषेक। नेक्स्ट पोत की, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, यूजी में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इवन बच्चों। ट्रेकोमा, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। पोत की और लगन को मैंने आपको कफ साध्य रोगों में याद करने के लिए बोला था, और एक कफ साध्य रोग है जो वर्तम पे, आईलीड पे। पोत की वर्तमगत रोग कफज,
लक्षण और निदान देखिए। श्रावी कंडूराम गुरुवो रक्त सरसब सन्निव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिड़का रुजावंतिम पोत की तीसरी। ट्रैकोमा जो डिजीज है उसके अंदर ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस होती है। ग्रेनुलर का मतलब है कि आंख के अंदर छोटे छोटे, ये जो आंख के अंदर कंजक्टिवा वाला पार्ट है, इसके अंदर जैसे ये कंजक्टिवा का पार्ट है ना, इसको मैं मान लीजिए यहाँ उसका कंजक्टिवा का पीस लेके देखा अपन ने, तो यहाँ छोटे छोटे दाने जैसी स्वेलिंग होगी, बहुत सारी ग्रेन्यूल्स बने ऐसे, इस तरह की स्वेलिंग होती है इस क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया की वजह से आंख के अंदर। तो एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये छोटे सरसों के दाने जैसे होते हैं, लाल सरसों, और यही लिखा है पोतकी में, रक्त सरसप सन्निभा पिड़काश्च रुजावत। रक्त सरसप समान जो पिड़काएं होती है और बहुत ज्यादा पेनफुल होती, पोत की इति संगीत। मॉडर्न में ट्रैकोमा का बहुत सारा इसमें मिलता है पढ़ने को, इसलिए यूजी में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पोत की का वर्णन करते हुए इसका आधुनिक से सामंजस्य स्थापित करके निदान लक्षण व चिकित्सा लिखी। चिकित्सा लेखन ही करेंगे, कंटिन्यू चल रहे ना अभी तो, शुरू के 4 सुंठी सेंध प्रतिसारण उष्णामु प्रक्षालन खदिराड़ के शीघ्रपात से परिचय, आधुनिक में से ट्रैकोमा माना जाता है। तो नेक्स्ट वर्तम शर्करा, अपन ने नहीं याद किया, मतलब त्रिदोषज साध्य। रोग का नाम वर्तम शर्करा, दोष प्रधानता, सन्निपात, निदान। अब वर्तम शर्करा, शर्करा का मतलब होता है छोटे छोटे क्रिस्टल दाने और यही लिखा है, पिड़का भी सूक्ष्म भी घना भी अभिसंवृता। आईलिड वाले पार्ट में बहुत छोटी छोटी, बहुत सारी सूक्ष्म भीर घना भी, बहुत पास पास चिपकी हुई पिड़काएं बन जाए, जो कैसी है, खर और स्थूल, बहुत ड्राई सी, इन्हें वर्तम शर्करा कहते हैं। और जो नाम है इसी में सब कुछ पड़ा है, ये सब तो शर्करा का ही स्वरूप है। खर स्थूल सूक्ष्म भिन्न, ये सब क्रिस्टल जिसको बोलते हैं शर्करा बोलते हैं, उसके लिए। साध्य में लेखन साध्य चिकित्सा, चिकित्सा में लिखता है शस्त्र से काट कर फिर लेखन करते हैं। वाग्भट ने वर्तम शर्करा को सिकता वर्तम का, क्योंकि शर्करा और सिकता आपस में पर्याय। नेक्स्ट अर्शोवर्तम, वाग्भट ने इसे नहीं माना, लेकिन ये त्रिदोषज साध्य व्याधि है। और तुम्हें याद हो तो अभी जब अपन ने छेदन साध्य रोग पढ़े थे, 5 प्रकार के, अर्म, शिराजाल और अर्शोवर्तम, वर्तमार्बुद, परवणिका, तो उसमें अर्शोवर्तम आता है। वर्तमगत सन्निपातिक साध्य रोग है। और जब भी आप अर्शोवर्तम को पढ़ेंगे तो आपको श्लोक में मिलता है एरवारुक बीज प्रतिम, एरवारुक मतलब ककड़ी, लेकिन आप इसको अरवारुक कर लो। अरवारुक वाला कौन सा, अर्शोवर्त। तो अरवारुक बीज प्रतिमा कौन से पेड़ का है, अर्शोवर्त। छेदन साध्य है, वाग्भट इसको कंसिडर नहीं करते 24 वर्तमगत में, सुश्रुत 21 वर्तमगत में इनको मानते। नेक्स्ट शुष्कार्स, इसको भी वाग्भट ने नहीं माना, और ये मैंने आपको स्पेशली मार्क कराया था, इसका नाम शुष्कार्स है, लेकिन ये त्रिदोषज साध्य रोग है, ये वातज नहीं। वर्तमगत सन्निपातिक रोग और शुष्क अर्श, मतलब वर्तम एरिया पर ड्राई अर्श के अपीयरेंस वाले, ग्रोथ वाले जो है बर्ड्स बन जाए। दीर्घ अंकुर, अंकुर अर्श का पर्याय। खर स्तब्ध दारुण वर्तम संभव, इसे शुष्कार्श। अर्शो वर्तम आए तो अरवारुक बीज, और शुष्कार्श आए तो शुष्क अर्श मतलब दीर्घ अंकुर, खर स्तब्ध दारुण, ये तो वात के गुण लग रहे हैं, इससे शुष्कार्श ही होगा। साध्य होगा छेदन साध्य, वाग्भट ने इसको नहीं माना। नेक्स्ट अंजना नमी का स्टाई,
इसको बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ जीज ग्लैंड इज कॉल्ड स्टाइक। और इसका कोरिलेंस किससे? अंजना नमिका से। एक रक्त साध्य रोग अंजना नमिका। अंजना नमिका वर्तमगत रक्त श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। दाह तोदवती ताम्रा पिड़का 50 बार है। और तन्वी ताम्रा, तनु मतलब पतला, या ताम्रा तन्वी पतला प्रवीणिका, तो दाह तोदवती ताम्रा पिड़का ये टुकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मृद्वी मंद रुजा सूक्ष्म, मृद्वी मंद रुजा सूक्ष्म, जरूर से याद करने दोनों टुकड़े किसके? अंजना में। भेदन साध्य है, क्यों? क्योंकि काबुल का ए कौन है? अंजना। चिकित्सा सुषित उत्तर तंत्र से स्विन्नाम भिन्नाम विनिष्पिड्यम भीषकम अंजना नमिकाम शीलेन सिंधुतेन सशोद्रे प्रतिसारेत रसांजन मधुभ्याम तु भित्वाम व शस्त्र कर्मान्वितम प्रतिसारेत अंजनेर उष्णेर दीप शिखा उद्भव। यहाँ एक दीप शिखा अंजन लिखा हुआ है। किसमें? अंजना नमिका। बाकी भेदन पीड़न पुय निष्कासन देन मनशिला तगर सेंध और मधु से प्रतिसारण। चलिए विशेष वाग्भट, वाग्भट ने इसको भी मुदक प्रमाण माना है। अब जब मैं बोल रहा हूं इसको भी, इसका मतलब और किसको मुदक प्रमाण का माना था वाग्भट? आंसर करो, अभी तो पढ़ा। मुदक प्रमाण का और किसको माना? बोलो, मुदक प्रमाण। अरे बोलो भाई, अभी बोला ना। नहीं बताओगे? जल्दी जल्दी। किसको? परमणिक। लेकिन वो तो उसमें। चलिए किसमें? संधिगत। नेक्स्ट, इसके बाद में अंजना नमिका के बाद में देखो बहल वर्ग त्रिदोषित साध्य है, इसलिए अपन इसको नहीं जानते। तो ऊपर ऊपर का मामला क्लियर है। अब बहल शब्द पकड़ो, बात समझ आ जाए। बहल शब्द का क्या अर्थ? बहल मतलब बहुत बड़ा, बहुलता, प्रचुरता। इसका मतलब बहुत ज्यादा है कुछ। तो क्या? वर्तम उपचीयते यस्य पिड़का भी समन्त। वर्तम का उपचय हो जाता। उपचय मतलब बढ़ना, अपचय मतलब घटना। वर्तम की मोटाई बढ़ गई, आईलिड मोटी हो गई, इसलिए लिखा वर्तम। तो बढ़ना ही तो बहल है। लेखन साथ। नेक्स्ट, वर्तम बंधक त्रिदोष साध सनिपातिक रूप है। कंडु मताम अल्पतोदेन वर्तम शोफे नियोन न समम छादियेद अक्षी भवेद बंधम से वर्तम। शब्द को पकड़ो। वर्तम बंधक, ऐसा रोग जिसमें आईलीड बंधक बना लीजिए। बंधक बनाने का मतलब है जिसमें आईलीड के मूवमेंट्स नहीं हो। तो अगर किसी कारण से आईलीड की सप्लाई देने वाली जो मसल है उसका पैरालिसिस हो जाए, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई क्लॉट आ जाए जिससे उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। कोई बता सकता है आईलीड को एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में से कौन सी मसल है जिसका काम आईलीड से संबंधित है, आई बॉल से संबंधित नहीं? कौन बताएगा? कौन सी मसल है जिसका काम आई बॉल से नहीं होकर आई लीड से? कोई बताएगा? एपोलो। कौन सी? एलपीएस। तो एलपीएस जो है वो केवल आई लीड से रिलेटेड। अब या तो उस मसल में कोई प्रॉब्लम होगी, या उस मसल को आने वाली नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम। मोटा मोटा लक्षण ये हो रहा है कि आंख ठीक से बंद नहीं हो रही। आंख को बंद करने के लिए वर्तम को खुला छोड़ना पड़ता है, और वर्तम तो बंधा हुआ है। तो वर्तम ये वाला यहाँ बंधा रहेगा, ये वाला यहाँ बंधा रहेगा, तो आंख कैसे बंद हुई? तो न समम छादी दक्ष आया हुआ क्वेश्चन। कौन? वर्तम बंद।
लेखन साध्य। क्लिष्ट वर्तम, याद आया किसी को? क्लिष्ट बराबर किल। रक्तज साध्य रोग था, और साध्य में कौन सा? लेखन साध्य। अष्टांग हृदय ने इसको नहीं माना। मृदु अल्प वेदम ताम्रम यद वर्तु, ये तो फिर भी ठीक है। आगे वाला इंपॉर्टेंट है। अक्षमाद भवेत रक्तम क्लिष्ट, जिसमें नेत्र एकदम से ब्लड से भर जाए, वो कौन सा वर्तमगत रोग है? क्लिष्ट। याद ऐसे ही रखना है। क्लिष्ट में किल किया, किल करने से आंख एकदम से क्या भर गया? खून। तो अक्षमाद भवेद रक्तम क्लिष्ट, लेखन साथ। नेक्स्ट, आगे देखो। विशेष सुश्रुत वर्तम बंद क्लिष्ट वर्तम बहल वर्तम व पोत की में पहले प्रच्छान करके और फिर लेख करके चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पहले प्रच्छान लगता है, फिर लेखन होता है। मतलब लेखन से पहले पूर्व कर्म में क्या होता है? प्रच्छान। किसमें? वर्तम बंद, क्लिष्ट वर्तम और बहल वर्तम। नेक्स्ट देखो, कर्दम वर्त। कर्दम मतलब कीचड़, सन्निपातिक है, साध्य, इसलिए अपन को नाम याद नहीं। क्लिष्टम पुनः पित्त संयुक्तम विदहेत शोणितम यदा तदा क्लिन्नतम मापात उच्चते वर्तम कर। क्लिष्ट वर्तम का रोगी है और वो और ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण चीजें खा रहा है, तो फिर उसके रक्त में विदा उत्पन्न होता है, क्लिन्नता बढ़ती है और वर्तम कर्दम रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक। वाग्भट लिखा कृष्णम तू कर्दम कर्दम। वाग्भट कहता है जो वर्तम कर्दम है, इसमें जो आईलिड टिश्यू है वो नेक्रोज होके सप्लाई बंद हो जाती है, नेक्रोज होकर एकदम काला कीचड़ जैसा हो जाता है, इसलिए इसको वर्तम कर्दम। नेक्स्ट, श्यावर्त। यद वर्तम बाहु अंतश्च श्यावम सूनम वेदनम। फिल्म में देखा होगा ना कि आंख पे घूसा लगा और पूरा यहाँ से काला काला हो गया, साइनोज। तो ये वही है श्यावर्तम। क्या? कि बाहर और अंदर दोनों तरफ से अगर आईलिड श्याव हो जाए, मतलब कि साइनोज हो जाए, सून मतलब स्वेलिंग और पेन, इस तरह के रोग को क्या बोलते हैं? श्यावर्त। और ये भी लेखन साध्य। नेक्स्ट, प्रैक्लिन वर्त। ये कफ साध्य है। रोग का नाम क्लिन वर्तम या प्रैक्लिन वर्त। तो क्लिन, क्लीन याद आया? और उनका ट्रांसपेरेंट एंड कील होता है म्यूकस, कफ। तो प्रैक्लिन कह दो, क्लिन कह दो। श्लोक में अलग अलग नाम है, इसलिए अलग अलग, कहीं कहीं पर उसके सिनोनिमस लिखने से ये हो जाता है ना, आगे आपको डर नहीं लगता। कफज वर्तमगत रोग है। अरुजम बाह्य अंतम सूनतम क्लिन निस्त्रव्यतम कंडु निस्तोद्भूष्टम इज द इंपॉर्टेंट। जो क्लिन वर्तम है उसका फेमस टुकड़ा कंडु निस्तोद्भूष्ट, और एक कफ साध्य। कौन सा? क्लिन। नेक्स्ट, इसकी चिकित्सा में क्या लिखा? स्नेह आदि के बाद सेक अंजन आश्चोतन अंजन नस्य धूम आम्ल की पत्र और फल को पकाकर उस अंजन का प्रयोग वंश मूल वर्ती या वंश मूल रस क्रिया से अंजन। इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय इसको नहीं मानता। अब एक्लिन या अप्रक्लिन वर्त सन्निपातिक साध्य रोग है, और इसमें लिखा है यस्य धोतानी धोतानी संवादीयते पुनः। जैसे जैसे नेत्र को आप धो के साफ करते हैं, थोड़ी देर में आप जाके बैठते हैं, फिर वो चिपक जाते हैं। एक्लीन है ये। अब आप इसको वैसे याद रख लो, क्लीन मतलब गंदा जल्दी होना। आंख में से मल बनने से बार बार आंख गंदी हो जाती है, चिपक जाती है। किसमें? अप्रक्लिन या एक्लिन वर्तन में। इसलिए इसकी लाइन है यस्य धोतानी धोतानी संबद्धते पुनः पुनः। मतलब बार बार आंख धोते रहो फिर चिपकती रहती है, धोते रहो फिर चिपकती। चिकित्सा, इसकी चिकित्सा जो दी हुई है वो बुक से पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। जब आप बुक से पढ़ लो फिर भले यहाँ से। नेक्स्ट, वात हत वर्त। मैंने समझाया था, वात हत वर्त। ये टोटल 7 शब्द। कितने? 7। और मॉडर्न बोलती है इसका, अगर मॉडर्न जो कोरिलेंस करे तो,
कि वात हत वर्तम का मतलब है सेवंथ क्रेनियल नर्व की पल्स। तो सेवंथ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। वातिक रोग है लेकिन असाध्य है। मैंने बोला था हतादिमंत, वात हत, निमेश और गंभीरिका, ये 4 वातिक असाध्य थे। लेकिन क्या लिखता है, सॉरी, विमुक्त संधि निश्चय इष्टवर्तम यस्य न मिलिए। अब अभी तो जो सिक्रेशन आ रहा था उसकी वजह से आगे चिपक रही थी, इसलिए यस्य धोतानी सम्मिल्यते पुनः पुनः। लेकिन यहां तो लिख रहा है कि विमुक्त संधि निश्चेष्ट वर्तन, सप्लाई बंद हो गई आईलीड की, और यस्य न मिल्यते, वर्तन बंद ही नहीं होता, तब इसको बोलते हैं वात हत वर्तन, मतलब वायु ने वर्तन की हिलने डुलने की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसलिए ये सेवंथ क्रेनियल नर्व सेगमेंट असाध्य वर्तमगत वातिक रोगों में से एक। नेक्स्ट वर्तमान अर्बुद, वर्तमगत है, सन्निपातज है, साध्य। वर्तमानतरस्थम विषम ग्रंथि भूतम में वेदनम विज्ञेयम अर्बुदम पुंसाम स रक्तम अवलंबित। वर्तमान अर्बुद में चिकित्सा की दृष्टि से छेदन कार्य, डिटेल में आगे जो अपन श्लोक पढ़ते थे लिखा आता है, शल्य कर्म जैसी बात जो है उसको एक बार यहाँ इग्नोर करेंगे। वर्तमानतरस्थम विषमम ग्रंथिभूतम अवेदनम, ये टुकड़ा इंपॉर्टेंट, ग्रंथिभूतम अवेदनम, ग्रंथिभूतम अवेदनम एग्जाम में आएगा, त्रिदोष होते हुए अवेदनम, ठीक है। और दूसरा ये स रक्तम अवलंबितम, मतलब वेस्कुलर होता है, इसमें सप्लाई होती है, पॉलिप है एक तरह का ये बिनाइन, ठीक है। और चिकित्सा क्या है, इसको काट दो। ये वाली सारी चिकित्सा जो है आगे जब हम वो पढ़ेंगे बुक से तब पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट निमेश, वातिक असाध्य निमेश, वर्तमगत वातिक रोग। निमेश नि सिराओं में वायु गई और चालते अति वर्तमान, ऐसे ऐसे करने लग गए। ये मतलब आप नॉर्मल पल के झपकाते हैं वो तो वैसे होती है ना, और इसकी आंखें रुक ही नहीं रही है, बार बार ऐसे कर रही। क्यों, वर्तम के अंदर जो निमेशनी सिराएं होती है जो पलकें झपकाने का काम करती है, वात से कुपित होगी। असाध्य थर्ड क्रेनियल नर्व, 3 शब्द का निमेश, थर्ड वात हत 7 शब्द का 7। शोणितास वर्तमाश पता है, रक्त असाध्य था, 4 प्रकार के रक्त असाध्य थे, रक्त स्राव, अजगाजाड़, शोणिताश वर्णान्वितम शुभ, शोणिताश या वर्तमाशी। वर्तमगत रक्तज असाध्य रोग है, और ये मैंने आप बोला था आईलिड कार्सिनोमा, छिन्नाम छिन्नाम विवर्धते, काटने के बाद फिर बढ़ जाता, काटने के बाद फिर बढ़, मृदु अंकुर, सॉफ्ट है, वेस्कुलर टिश्यू। अष्टांग हृदय इसका वर्णन नहीं करता, यह असाध्य रोग। नेक्स्ट 19वां लगन, याद आया लगन, कफज वाले याद करे थे ना, पोत की लगन 2, तो वर्तमगत होता है, कफज होता है, और इसकी लाइन ही बड़ी सुंदर है, और इसकी लाइन को तो याद कर लेना चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत भी याद करने में इंटरेस्टेड हो। लिखता अपाकम, कफ है तो अपाक, कठिन कफ, स्थूल कफ, ग्रंथि वर्तम भवो अरुजा कफ, सकंडु कफ, पिच्छिल, कोल परमाणु लगनस्थ। अब भाई मैं तो ऐसे याद करता, देख कोल बराबर लगन, तो ये लगन हो गया, क से कफ हो गया, तो लगन कफ। कोल मतलब जो छोटा वाला बेर होता है उसे, तो कोल प्रमाण माना गया। ठीक, और साध्य असाध्य में आ ही जाएगा इसका भेदन में, KABUL, ये लगन, ये याद करने लायक चिकित्सा है लगन की, आप अभी से कर लें, ठीक है, नहीं तो शुद्ध जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इसकी चिकित्सा तो कर्म होगा। गोरोचन सार तुत्त पिपली मधु प्रतिसारण, और बहुत बड़ी लगन है तो उसके भेदन के बाद में शस्त्र वो सॉरी सार और अग्निकर्म का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट विषवर्त, विष ग्रंथि भी कहते हैं, त्रिदोषित साध्य रोग है, इसलिए अपन ने याद नहीं करा। लाइन है सूनम यद वर्तम बहु भी सूक्ष्म छिद्र, विष का मतलब होता है कमल गट्टा, और तुमने कमल गट्टे की नाल अगर देखी हो तो उसका अगर सेक्शन काटे तो उसमें आपको ऐसे छेद दिखेंगे बहुत से। बहु भी सूक्ष्म छिद्र, कहाँ हो रहा है ये सब, वर्त में,
यही तो रोग का नाम है, विष वर्त। वर्त के अंदर ऐसे छेद हो जाए कमल गट्टे के जैसे। भेदन साध्य, ये काबुल का बी, विषवर्तम या विषकृत। स्वेदन भेदन सैंधव काशी मागधी पुष्पांजन मधु घृत से इसका बंध है। The last one is पक्षम को। अब पक्षम को आज पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका एक वीडियो आज मैं आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, या इसकी एक पीडीएफ डाल दूंगा सिर्फ इसी डिजीज की। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा आसान। कैसे होगा, इसका मॉडर्न एस्पेक्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये ट्रैकोमा का कॉम्प्लिकेशन भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ लेंगे, बहुत इजी है। अब आप लोग इसके बेसिक आज सुन लो ध्यान से। जनरली अपनी आईलिड जो है उसके एंड में आईलेसेस है, ये बाल है। इमेजिन करो ये अंदर वाली मार्जिन के ऊपर भी ऐसे बाल हो, या वहां से बाल निकलने लग जाए, या फिर आईलेसेस के बाल ऐसे हो कि बाहर की तरफ नहीं मुड़ के अंदर की तरफ मुड़े, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। रोज चुभेंगे आंखों में, तो आप क्या करोगे, बाल आएगा तोड़ोगे, लेकिन बहुत छोटा से भी आएगा चुभेगा। तो जो आए बाल उसको हटाते रहो, तो ये तो यापन का तरीका हो गया। इसीलिए पक्षम को याप्य रोग और त्रिदोषज है। और तुम्हें पता हो तो टोटल 7 याप्य में 6 काज थे, 7 में यही था पक्षम को। अब सुश्रु संहिता जो अंबिकादत्त शास्त्री वाली है ना, उसमें ये टुकड़ा दिया हुआ नहीं है, मिसप्रिंट है। और अंबिकादत्त शास्त्री को देख के बहुत सारों ने टीपी, तो उनके भी मिसप्रिंट है। दलन की मूल को देखने पर, सुश्रुत संहिता के पुराने जो वर्जन है उनको देखने पर ये लाइन आती है, वात आतप अनल द्वेष। अब पहले इस पूरे श्लोक को सुन लो। दोषा पक्षमाश्य गतस्तिक्षाणी अग्राणी खराणी निवृत्त्यंती पक्षमाणी। कुपित हुए दोष, आईलेसेस जो कि होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड, ड्राई, शार्प, और तेर घुष्टम चक्षी दुय्यते, और वो टिल्ट हो जाते हैं, आईबॉल की तरफ मुड़ जाते हैं, और अक्षी दुय्यते नेत्र में वेदना पैदा करते हैं। उदघृतेर उदघ्रंतेर शांति, बाल आप हटा दोगे शांति मिल जाएगी। वात आतप अनल देसी, रोज आंख में चुभेगा, ट्रिगर करेगा, आंसू आएंगे, आंखें लाल होगी। तो अब अगर थोड़ा सा भी धूप तेज हुई तो आंख खुली नहीं पाएगी, थोड़ी हवा लगेगी तो भी दर्द होगा। पानी, आग और धूप, इनसे द्वेष, पक्षम कोप करो। सनिपातिज, वर्तमगत, याप्य रूप, और ये इसका शस्त्र कर्म और ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ये इसी तरह से फोटो बनाएगी कि सारी चीजें तुमको इजीली समझ में आ जाए। अब सुनो ध्यान से। 2 ऐसे रोग हैं जिनमें चारों क्रियाएं होती है, औषध, शस्त्र, हार कर्म और अग्नि कर्म। ये चारों चिकित्साएं होती। एक तो जो आप पढ़ रहे हैं वही है पक्षम को, और दूसरा अर्श। इसमें भी चारों चिकित्साएं पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे और इसके बारे में जो वाग्भट कंपैरिजन वगैरह वो देख लेंगे, उसके बाद शुक्लगति स्टार्ट होंगे। पर मुझे आप कल याद दिलाना, जब अपन ये पक्षम को पढ़ ले, तो पक्षम को पढ़ने के बाद में उधर संहिता वाले पोर्शन की भी रीडिंग लगवानी है शुरू से, ताकि जो अब उसके अंदर तो हो गए होंगे 4-5 चैप्टर हो गए होंगे उत्तर तंत्र के, तो वो सारा इसमें कवर हो जाए। ठीक है। अब चूंकि नेत्र रोग वाला पोर्शन है तो इससे ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है, तो संधिगत और वर्तमगत ये दोनों आप कल पक्के से याद करके आना। इससे आगे का अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है। और मेरे को कौन याद दिलाएगा, योगेश, या मेरे को याद दिलवाना वो जो 75 डे वाला प्लान है अभी 2025 पीजी वालों के लिए, लास्ट टाइम पे जो शेड्यूल है वो डालना है। तो वो मैं अभी थोड़ी सी देर में डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई चालू करें। ठीक है, जाओ।